आज का हमारा विषय है जनजातीय संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ ट्राइब। इसमें हम मुख्यतः 4 बिंदुओं को पढ़ेंगे। जनजातीय संकल्पना का निर्माण, मुख्यधारा समुदायों और जनजातियों के बीच में समन्वय, राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास, और चौथा बिंदु है समकालीन जनजातीय पहचान। तो देखते हैं क्या है इसमें। जनजातीय संकल्पना निर्माण मतलब फॉर्मिंग ट्राइबल कॉन्सेप्ट। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इसमें बिंदु आता है जनजाति हिंदू कृषक समाज का विस्तार रूप है। इसमें अलग अलग चिंतकों की अलग अलग राय है। कुछ सामाजिक चिंतक ये मानते हैं कि जनजाति जो समुदाय होते हैं वो बिल्कुल पृथक होते हैं, उनका किसी भी प्रकार के किसी पंथ के साथ में कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन अधिकतर जो सामाजिक चिंतक हैं वो ये मानते हैं कि ये हिंदुओं का जो कृषक समाज है सारा का सारा, उससे संबंधित ही जनजातीय समुदाय होता है। इसके बाद में हमारा जनजाति जातियों से परे पूरी तरह भिन्न होती है क्योंकि इसमें शुद्धता और अशुद्धता के गुण विद्यमान नहीं होते। तो कुछ सामाजिक चिंतक होते हैं वो ये बताते हैं कि ये जो है जनजाति जो समुदाय होते हैं ये धार्मिक रूप से हिंदुत्व का जो एक स्ट्रक्चर है उससे बहुत हद तक भिन्न होते हैं, क्योंकि जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर जातिगत व्यवस्था होती है वैसे जनजातियों के अंदर वैसी व्यवस्था नहीं होती है। और हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था कि जो जातियों की जो व्यवस्था होती है, जो संरचना होती है, वो शुद्धता और अशुद्धता के बीच के कारण होती है। तो उनका कईयों का ऐसा मानना है। उसके बाद में आता है 1970 के दशक तक आजीविका आधारित संकल्पना दोषपूर्ण हो गई। क्यों हो गई दोषपूर्ण? क्योंकि ये देखा गया कि बहुत सारे जनजातीय समुदाय ऐसे थे जो कि सामान्य कृषक की तरह कार्य करने लगे थे, खेती बाड़ी करने लगे थे। और इसके बाद में आता है जनजाति का हिंदू समाज में आत्मसातकरण के कई आधार हैं, जैसे संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण तथा अन्य प्रक्रियाएं। ऐसा माना जाता है कि जो जनजातीय समुदाय था वो हिंदू समाज के साथ में किस तरीके से जुड़ा, या हम ये कहते हैं कि वो हिंदू समाज के साथ में कैसे उसका आत्मसातकरण हुआ। तो उसके कई तरीके के प्रक्रियाएं रहीं, जैसे कि संस्कृतिकरण, यानी कि अधिकतर आदिवासी जो लोग थे उन्होंने हिंदू समाज की संस्कृति को देख करके अपने आप को भी उसी प्रकार की संस्कृति के साथ में जोड़ लिया और उन्हीं की तरह जैसे रिचुअल्स को वो भी फॉलो करने लगे। दूसरा पर संस्कृति ग्रहण, यानी दूसरी संस्कृति को पूरी तरीके से अपना लिया, अपने संस्कृति को पूरी तरीके से छोड़ दिया। ठीक है। इसके अलावा अन्य प्रक्रियाएं भी हैं, जैसे कि पुराने समय पे हम जानते हैं राजाओं के बीच में युद्ध होते थे, तो जो राजा जीत जाता था उसके क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों की जो संस्कृति थी वो दूसरे लोगों की जो संस्कृति थी उसमें वो आपस में अपनाना शुरू कर देते थे। मुख्य बिंदु है, इसको ध्यान रखेंगे। ये जो है ना, ये आखिरी का बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। ये कह रहा है जनजातीय समूह नए संपर्क में आए अन्य लोगों से अपने आप को भिन्न दर्शाने के लिए, यहाँ पे भिन्न शब्द है, या अलग दर्शाने के लिए स्वयं को जनजाति के रूप में परिभाषित करने लगे। मतलब कि जो जनजातीय समुदाय था वो जनजातीय समुदाय दूसरे लोगों से, अन्य जो मुख्य धारा वाले लोगों से, वो अपने आप को, कुछ समुदाय ऐसे थे जो उनको अपने से अलग रखना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हमारा भी उनके मुख्य धारा के लोगों के साथ में हमारी गिनती हो, इसलिए वो अपने आप को अलग पहचान देने के लिए वो अपने आप को जनजाति के रूप में अलग से परिभाषित करने लगे। ये भी एक इसकी संकल्पना है। अंतिम आता है इसमें आधुनिकीकरण ने आदिवासी लोगों को मुख्यधारा वाले समाज के निकट ला दिया। तो ये हम जानते हैं कि जितना भी आधुनिकीकरण हुआ है, जितना भी मॉडर्नाइजेशन हुआ है, ठीक है, कारखानों का खुलना, खनन इत्यादि शुरू हो जाना, तो इसके कारण क्या हुआ कि जो मुख्य धारा वाले लोग थे, जो शहरों में रहते थे या जो गाँव में भी जो रहते थे, उन लोगों के साथ में आदिवासी लोगों का जो था वो जुड़ाव शुरू हो गया, और वो जो दोनों के बीच में जो एक गैप था वो गैप फिल हो गया, ये ख़त्म हो गया जो बीच का जो गैप था। इसके बाद में आता है हमारा मुख्य धारा के समुदायों का जनजातियों के प्रति रवैया, यानी कि बिहेवियर ऑफ मेन स्ट्रीम कम्युनिटीज़ टुवार्ड्स ट्राइबल कम्युनिटीज़, यानी कि उन दोनों के बीच में किस प्रकार का आपस में एक व्यवहार था उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। जिसमें सबसे पहला आता है हमारा 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में जनजातीय इलाकों में अनेक विद्रोह हो जाने के कारण औपनिवेशिक सरकार ने अपवर्जित और आंशिक अपवर्जित इलाके निर्धारित घोषित कर दिए तथा वहां पर गैर जनजातीय लोगों का प्रवेश पूरी तरीके से अनुचित या विनियमित कर दिया था। ये समय है जब अंग्रेजी शासन यहाँ पर था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो आदिवासी क्षेत्र में जाना बड़ा ही उनके लिए दुस्साध्य होता था, बड़ा खतरनाक होता था। अधिकतर वहाँ पे उनके जो अंग्रेजी अफसर जाते थे तो उनको मार दिया जाता था। तो उन्होंने ये सोचा कि जो इनकी व्यवस्था है उसको उसी हिसाब से चलने दिया जाए, और जो वहाँ के लोकल जो बड़े जमींदार लोग थे या जो जिनका दबदबा था, ऐसे लोगों के माध्यम से वो वहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए
राजी हो गए और उन्होंने क्या किया, उस क्षेत्र को एक प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया और वहाँ पे अन्य लोगों का जाना जो था वो पूरी तरीके से उन्होंने बैन कर दिया। उसके बाद में आता है ब्रिटिश सरकार इन इलाकों में स्थानीय राजाओं या मुखियाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलाने के पक्ष में थी। ये मैंने आपको बता दिया है। 1940 के दशक में पृथक्करण बनाम एकीकरण विषय पर वाद विवाद शुरू हुआ। हाँ, तो ये समय ऐसा था जब भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली थी, तो उस समय पे जनजातीय लोगों के बारे में क्या आगे रणनीति अपनाई जाए उसके बारे में जब चर्चा शुरू हुई तो वो दो भागों में जो चर्चा थी वो बंट गई। जो पृथकतावादी पक्ष था वो जनजातीय लोगों को मुख्यधारा के समुदायों से एकदम पृथक रखना चाहता था ताकि उनके सामाजिक जो संस्कार थे वो ज्यों के त्यों बने रहें, वो अपने रिचुअल्स को एज इट इज़ फॉलो करते रहें। परंतु जो एकीकरणवादी जो थे वो जनजातीय लोगों को पिछड़े हिंदू मानता था। वो इस चीज़ को स्वीकार करते थे, जैसे कि हमारे GS घुरिया साहब थे, उन्होंने उसको पिछड़े हिंदू यानी कि वो हिंदू समाज का ही एक अंग है, वो उनसे पृथक नहीं है, अलग नहीं है, परंतु वो थोड़े से पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो इसीलिए उनके लिए जो योजनाएं बनाई जाए वो इस हिसाब से बनाई जाए ताकि उन लोगों को आगे चल के स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं मिल सकें। तो उनका क्या मानना था कि वह उनकी समस्याओं का समाधान उसी परिधि के भीतर करने के पक्ष में था तथा संविधान निर्माण के समय एकीकरण चाहने वाले चिंतकों के कारण उनके संबंधित योजनाएं बनाई भी गई। यानी कि जब संविधान निर्माण हुआ तो इन लोगों के पक्ष को रखा गया और फिर इसी कारण से उनके लिए अनेकों योजना शुरू करी गई, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, जनजातीय उपयोजना, जनजातीय कल्याण खंड, विशेष बहु प्रयोजन क्षेत्र योजनाएं और अन्य प्रकार के, जैसे हम जानते हैं कि स्कॉलरशिप की योजनाएं भी शुरू की गई थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड थी। राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। अब देखिए, ये एक ऐसा विषय बहुत आसान, बहुत सरल है। इसमें हमको क्या समझना है कि देखो, जहाँ पे भी जंगल होंगे, वन क्षेत्र होगा, वहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं। लेकिन जो अगर मान लो सरकार को कहीं से हाईवे निकालना है, ठीक है, या फिर किसी नदी के ऊपर डैम बनाना है, तो उस क्षेत्र में आने वाला जो वन है, वहाँ पे रहने वाले जो लोग होंगे, ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि उनको उससे समस्या होगी, उनको वहाँ से विस्थापित किया जाएगा, जिसके कारण बहुत सारी बार उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर उसी विषय के बारे में चर्चा की जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहला विषय आता है अधिकांश जनजातीय समुदाय वनों में रहते हैं या वनों पर आश्रित होते हैं। ये हम जानते हैं, उनका वनों से ही उनके सारे कार्य होते हैं, जीविका का साधन उनके वन ही होते हैं। बांध बनाने, खनन के कार्य, कारखाने इत्यादि की स्थापना भी जमीनों का या वनों का अधिग्रहण करने पर ही किया। यहाँ बिंदु आता है जनजातियों की हानि की कीमत पर मुख्यधारा के लोग लाभान्वित हुए। ये पानी की जगह पे हानि कर लेंगे। जनजातियों की हानि यानी कि देखिए, वहाँ पर जब वन क्षेत्र में कोई भी विकास का कार्य होगा तो उन लोगों को सामान्य रूप में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उनकी जो हानि हुई, जैसे मान लो उनको वहाँ से विस्थापित किया गया, ठीक है, उनके अपने जो कल्चर को जो नुकसान हुआ, वो जो नुकसान सभी होता है उसकी वजह से जो मुख्य धारा के लोग होते हैं या वो खुद भी जो लोग होते हैं वो उनको लाभ मिलता है, लेकिन ये इसमें काफ़ी एक कीमत उनको चुकानी पड़ती है। तो यह है राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास। ये सामान्य, इसको हम समझ सकते हैं। जनजातीय समुदाय को बिखेरने और जनसंख्या में जनजातीय अनुपात कम होने का खतरा अक्सर वन क्षेत्र में पैदा होता है। जनजातीय समुदाय को बिखेरने यानी कि उनको विस्थापित करने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कोई भी विकास का कोई कार्य किया जाएगा, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, हाईवे निकाला जा रहा है, या किसी मॉल का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, या कोई कारखाना खोला जा रहा है, या बांध बनाया जा रहा है। ये सारे कार्य जो है अगर जब करते हैं तो इसमें पूरा क्षेत्र उसके अंदर सम्मिलित होता है। तो ऐसी स्थिति में उनको विस्थापित करना अनिवार्य हो जाता है। तो जनजातीय समुदाय को बिखेरने और जनसंख्या में जनजातीय अनुपात कम होने का खतरा, यानी कि जनसंख्या अनुपात में, यानी कि अगर उनको विस्थापित करके किसी दूसरे स्थान पर लेके गए और वहाँ पे पहले मुख्य धारा के काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो जहाँ पे वन में उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी तो उनका एक महत्व था, लेकिन एक मुख्य धारा वाले लोगों के साथ में जब वो जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे उनकी जनसंख्या कम हो जाती है और उनका जो महत्व होता है वो भी कम हो जाता है। तो इसके कारण उनको खतरा पैदा होता है। आखिरी आता है इसमें उदाहरण के लिए त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ, यानी कि त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ इसी प्रकार के दबाव को महसूस कर रही हैं पिछले कुछ समय से। फिर आता है समकालीन जनजातीय पहचान, कंटेम्प्रेरी ट्राइबल आइडेंटिटी, राजनीतिक पहचान मिलना, जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़। तो आपको पता ही है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र हैं वो बड़े आदिवासी और जनजातीय क्षेत्र हैं। वहाँ के लोगों ने अपने आप की पहचान सामने लाने के लिए आंदोलन किए, जिसके कारण
बिहार राज्य में से टूट करके झारखंड राज्य बना और मध्य प्रदेश राज्य में से टूट करके छत्तीसगढ़ राज्य बना। तो ये दोनों ही राज्य जो हैं ये जनजाति प्रधान राज्य हैं, इसमें काफ़ी सारी जनजातियाँ रहती हैं। तो इन्होंने उसके लिए पहचान के लिए काफ़ी आंदोलन किए और इनको वहाँ पे राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला भी, परंतु आज भी बहुत सारा जो क्षेत्र है वो पिछड़ा ही बना हुआ है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याएं जैसे नागालैंड, मणिपुर आदि। नागालैंड, मणिपुर इत्यादि में क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं वो, हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर जितने राज्य हैं वो भारत के साथ में आज तक सही तरीके से जुड़ नहीं पाए, चाहे वो विकास के मामले में चाहे हम कहें, चाहे हम रोजगार के मामले में कहें। परंतु अब जैसे हम जानते हैं कि इसके कारण क्या हुआ, वहाँ के लोग जो है वो कई बार उन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह को दबाने के लिए सरकारों ने कई प्रकार से उसके कुछ उपाय किए, परंतु जिसके कारण उनके बीच में एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। तो वहाँ पे एक अफस्पा AFSPA नाम का एक प्रोटेक्शन एक्ट होता है, तो उसके कारण वहाँ पे उसको उपद्रवग्रस्त क्षेत्र बना दिया गया था। के लिए है क्या है कि जो भी जनजातीय समुदाय है, अब हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा जनजातीय समुदाय नहीं है जो कि मुख्य धारा के लोगों से ना जुड़ा हो या सरकारी सेवाओं से ना जुड़ा हो। तो अधिकतर लोग ऐसे जुड़ गए हैं, तो जिनके कारण क्या हुआ है कि उसी जनजातीय समुदाय के बीच में से एक ऐसा शिक्षित वर्ग का उदय हुआ है, वो उठ खड़ा हुआ है, जो कि बाकी के जनजातीय समुदाय से थोड़ा भिन्न है। भिन्न इन द सेंस कि वो पढ़ा लिखा है, वो आर्थिक रूप से समृद्ध है, सक्षम है। तो उसके कारण क्या हुआ, उस जनजातीय समुदाय के अंदर ही एक प्रकार के स्तरों का निर्माण हो गया है। ये एक इसमें बिंदु है। निष्कर्ष, अब इसमें हमारे जो मुख्य निष्कर्ष है, पहला यह है कि भूमि तथा वनों से संबंधित आर्थिक संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण के कारण जनजातीय समुदायों के जीवन में और संस्कृति में परिवर्तन आया है। तो हम ये जानते हैं कि संस्कृति में भी परिवर्तन आया है, यानी कि बहुत सारी उनकी जो बेसिक रिचुअल्स थी, वो रीति रिवाज थी, वो काफ़ी हद तक बदल गई हैं, क्योंकि वो वन से जुड़ी हुई प्रथाएं थी बहुत सारी, और अगर वो वनी क्षेत्र को छोड़ करके किसी दूसरे समुदाय में आकर के रहने लगे तो उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन आ जाते हैं। तो एक प्रकार से उनकी जो विभिन्नता थी, जो विशेषता थी, वो कुछ हद तक कम हो गई है। दूसरा हम कहेंगे कि जनजातीय लोगों की जातीय सांस्कृतिक पहचान का मामला, यानी उनकी सांस्कृतिक पहचान थी। जैसे मुंडा जनजाति है, वो झारखंड की जनजाति है, तो उसकी अपनी एक पहचान है। तो ये हमारी आज की कक्षा का मुख्य पॉइंट था। अगली वीडियो में हम परिवार तथा नातेदारी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।